प्रणाम मित्रों। एक मूवी आ रही है सरदार उधम सिंह के बारे में, जिसमें बताया कि आखिर कैसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। सो गाइस, एग्जैक्ट आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1919 में जिसके कारण जलियांवाला बाग में मौजूद बेकसूर लोगों की जानें ले ली गई थी। आखिर कैसे रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विरोध हुआ, कैसे सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई, आखिर इस हत्याकांड के बाद में क्या हुआ, इस पूरे किस्से को समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस हत्याकांड के पहले की बात करते हैं, जब रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विरोध हुआ था। सो गाइस, साल 1919 में हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई तरह के कानून लागू किए गए थे और इन कानूनों का विरोध हमारे देश के हर हिस्से में किया जा रहा था। 6 फरवरी 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रोलेक्ट नामक बिल को पेश किया था और इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मार्च के महीने में पास कर दिया था, जिसके बाद यह बिल एक अधिनियम बन गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। इस अधिनियम की मदद से भारत की ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहती थी और हमारे देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। इस अधिनियम का महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने विरोध किया था। गांधी जी ने इसी अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन को पूरे देश में शुरू किया था। साल 1919 में शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन काफी सफलता के साथ पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहा था और इस आंदोलन में हर भारतीय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत के अमृतसर शहर में 6 अप्रैल 1919 में इस आंदोलन के तहत एक हड़ताल भी की गई थी और रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया था, लेकिन यह नॉन वायलेंट आंदोलन धीरे धीरे वायलेंट आंदोलन में बदल गया था। 9 अप्रैल को सरकार ने डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, इन 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें अमृतसर से धर्मशाला में ट्रांसफर कर दिया था। अमृतसर के ये दोनों नेता यहाँ की जनता के बीच काफी फेमस थे और अपने नेता की गिरफ्तारी से परेशान होकर यहाँ के लोग 10 अप्रैल को इनकी रिहाई करवाने के मकसद से डिप्टी कमिश्नर मिल्स इरविंग से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने इन लोगों से मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी थी। इस वायलेंस के कारण 3 अंग्रेजों की हत्या हो गई, जिसके कारण सरकार काफी नाराज हो गई। फिर अमृतसर के बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए भारतीय ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर मिल्स इरविंग से लेकर ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी थी और डायर ने 11 अप्रैल को अमृतसर के हालातों को सही करने का कार्य शुरू कर दिया। पंजाब राज्य के हालातों को देखते हुए इस सरकार के कई शहरों में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था। इस लॉ के तहत नागरिकों की फ्रीडम पर और सार्वजनिक समारोह का आयोजन करने पर प्रतिबंध लग गया था। मार्शल लॉ के तहत जहां पर भी 3 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा पाया जा रहा था, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा था। दरअसल इस लॉ के जरिए ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित होने वाली सभाओं पर रोक लगाना चाहती थी ताकि क्रांतिकारी उनके खिलाफ कुछ ना कर सके। फिर 12 अप्रैल को सरकार ने अमृतसर के अन्य 2 नेताओं चौधरी बुग्गामल और महाशय रतनचंद को भी गिरफ्तार कर लिया, जिससे लोगों के बीच गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। फिर 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दिन इस शहर में कर्फ्यू भी लगाया गया था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्योहार भी था, जिसके कारण काफी संख्या में लोग अमृतसर के हरि मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर आए थे। कई लोग इस बाग में घूमने के लिए भी चले गए थे क्योंकि यह मंदिर के काफी पास में था। इस तरह से 13 अप्रैल को करीब 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा के लिए इकट्ठे हुए थे। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी आए हुए थे। इस दिन करीब 12:30 बजे डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की इन्फॉर्मेशन मिली और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद डायर करीब 4 बजे अपने दफ्तर से 150 सैनिकों के साथ निकल जाता है। डायर को लगा कि यह सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही है, इसलिए उन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे देता है। इन सैनिकों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई थी। वहीं गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन इस बाग के मेन गेट को भी सैनिक बंद कर देते हैं। ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने कुएं में कूद जाते, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं लेती और कुछ ही टाइम में बाग की जमीन का रंग लाल हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस हादसे में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की मौत होने की पुष्टि की थी ताकि उनके देश की छवि विश्व भर में खराब ना हो सके। इस हत्याकांड की निंदा भारत के हर नेता ने की थी और इस घटना के बाद हमारे देश को आजाद करवाने की आवाज और तेज हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने डायर के द्वारा किए गए इस हत्याकांड को सही करार दिया था।
बेकसूर लोगों की हत्या करने के बाद जब डायर ने इस बात की सूचना अपने अधिकारी को दी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर ने एक पत्र के जरिए कहा कि डायर ने जो कार्रवाई की थी वो एकदम सही थी, हम उसे स्वीकार करते हैं। फिर इस हत्याकांड की जानकारी जब रविंद्रनाथ टैगोर को मिली तो उन्होंने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटाने का फैसला किया था। टैगोर ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि उस समय भारत के वाइसरॉय थे, उनको पत्र लिखते हुए इस उपाधि को वापस करने की बात कही थी। टैगोर को यह उपाधि यूएक द्वारा साल 1915 में दी गई थी। जलियांवाला बाग को लेकर जब साल 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया था। हंटर कमेटी नामक इस कमेटी की स्थापना जलियांवाला बाग सहित देश में हुए कई अन्य घटनाओं की जांच करने के लिए की गई थी। इस कमेटी में विलियम हंटर के अलावा 7 और लोग थे, जिनमें से कुछ इंडियन थे। इस कमेटी के पूरे हत्याकांड की जांच की गई और यह पता लगाने की कोशिश की कि डायर ने जलियांवाला बाग में उस वक्त जो किया वो सही था या गलत। 19 नवंबर 1919 में इस कमेटी ने डायर को अपने सामने पेश होने को कहा और उनसे इस हत्याकांड को लेकर सवाल किए। इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए डायर ने जो बयान दिया उसके मुताबिक जब वो 4 बजे के आसपास अपने सैनिकों के साथ बाग जाने के लिए निकला तो उनके दिमाग में यह बात साफ थी कि अगर वहां पर किसी भी तरह की कोई बैठक हो रही होगी तो वो वहां पर फायरिंग शुरू कर देंगे। कमेटी के सामने डायर ने यह बात भी मानी कि अगर वो चाहते तो लोगों पर गोली चलाए बिना उन्हें हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो ऐसा करते तो कुछ टाइम बाद वापस लोग इकट्ठा हो जाते और डायर पे हंसते। डायर ने कहा कि उन्हें पता था कि वो लोग विद्रोही है, इसलिए उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए गोलियां चलवाई। डायर ने अपनी सफाई में आगे कहा कि घायल हुए लोगों की मदद करना उनकी ड्यूटी नहीं थी, वहां पर अस्पताल खुले थे और घायल लोग वहां जाकर इलाज करवा सकते थे। फिर 8 मार्च 1920 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया और हंटर कमेटी की इस रिपोर्ट में डायर के कदम को एकदम गलत बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि लोगों पर काफी देर तक फायरिंग करना एकदम गलत था। डायर ने अपनी सीमा को पार करते हुए यह निर्णय लिया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पंजाब में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की कोई भी साजिश नहीं की जा रही थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद 23 मार्च 1920 को डायर को दोषी पाते हुए उन्हें रिटायर कर दिया गया और रिटायर होने के बाद डायर लंदन चले जाते हैं। लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनकी लाइफ का आखिरी दिन साबित हुआ। उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में उनको गोली मारी थी। कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन वो भी उस बाग में मौजूद थे जहां पर डायर ने गोलियां चलवाई थी और सिंह एक गोली से घायल भी हुए थे। जलियांवाला बाग की घटना को सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद से सिंह डायर से बदला लेने की रणनीति बनाने में लग गए थे और साल 1940 में सिंह अपनी रणनीति में कामयाब हुए और उन्होंने इस बाग में मरे हुए लोगों की मौत का बदला ले लिया। उधम सिंह के इस कदम की तारीफ कई विदेशी अखबारों ने की थी और हमारे देश के अखबार अमृता बाजार पत्रिका ने कहा था कि हमारे देश के आम लोग और क्रांतिकारी उधम सिंह की कार्रवाई से गर्व है। हालांकि इस हत्या के लिए उधम सिंह को लंदन में साल 1940 में फांसी की सजा भी दी गई थी। वहीं कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए सिंह ने कहा था कि डायर को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो इसी के लायक थे। वो हमारे देश की भावनाओं को कुचलना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको कुचल दिया। मैं 21 वर्षों से उनको मारने की कोशिश कर रहा था और आज मैंने अपना काम कर दिया है। मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। उधम सिंह के इस बलिदान का हमारे देश के हर नागरिक ने सम्मान किया और जवाहरलाल नेहरू जी ने साल 1952 में सिंह को एक शहीद का दर्जा दिया था। इस हत्याकांड को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कई बार अपना दुख प्रकट किया, लेकिन कहीं भी इस हत्याकांड के लिए माफी नहीं मांगी। साल 1997 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अपनी भारत यात्रा के दौरान बाग में स्मारक के पास कुछ टाइम बिताया और 30 मिनट के लिए मौन रखा था। भारत के कई नेताओं ने महारानी एलिजाबेथ से माफी मांगने को भी कहा था। वहीं उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने रानी को बचाते हुए कहते हैं कि रानी इस घटना के समय पैदा नहीं हुई थी और उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। वहीं साल 2016 में भारत के दौर पर आए इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन ने इस मुद्दे को दूरी बनाए रखने के लिए जलियांवाला बाग में ना जाने का फैसला लिया था। वहीं 2017 में इस स्मारक पर गई ब्रिटेन के मेयर महापौर सादिक खान ने एक बयान देते हुए कहा था कि ब्रिटिश सरकार को इस हत्याकांड पर माफी मांगनी चाहिए थी। सो गाइस, अब बात करते हैं इस जगह पर बनाए हुए स्मारक के बारे में। 1920 में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और इस जगह को खरीद लिया गया था। जलियांवाला बाग पर एक समय में राजा जसवंत सिंह के एक वकील का अधिकार हुआ करता था। वहीं साल 1919 के समय इस जगह पर करीब 30 लोगों का अधिकार था। इस जगह को साल 1923 में इन लोगों से करीब 5,65,000 रुपए में खरीद लिया गया था। इस जगह पर स्मारक बनाने की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्ट बेंजामिन पॉल को दी गई थी और पॉल के अनुसार इस स्मारक का डिजाइन तैयार किया गया था। इस स्मारक का उद्घाटन 13 अप्रैल 1961 में कई नेताओं की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। इस स्मारक को बनाने में करीब 9 लाख रुपए का खर्चा आया था और इस स्मारक को अग्नि की लौ के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग आज के समय में एक पर्यटन स्थल बन गया है और हर रोज हजारों की संख्या में लोग इस स्थल पर आते हैं। वहीं इस स्थल पर जाकर हर साल 13 अप्रैल के दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपनी जान इस हत्याकांड में गंवाई थी। सो गाइस, ये था पूरा किस्सा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो।